नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां की सियासत में आज एक बड़ा भावनात्मक और प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खीर भवानी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। लेकिन इस धार्मिक यात्रा के साथ महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने साफ कहा, हम मानते हैं कि कश्मीर का हल बंदूक से नहीं संवाद से निकलेगा और ये संवाद तभी मुमकिन होगा जब हमारे सभी कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब घाटी में बार बार टारगेट किलिंग और पलायन की खबरें सुर्खियों में हैं। महबूबा का ये संदेश कश्मीर की जटिल राजनीति को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बयान को घाटी में अमन के पैगाम के तौर पर देखा जाएगा या फिर एक नई बहस की शुरुआत मानी जाएगी। चलिए अब रुख करेंगे मुजफ्फरपुर की तरफ, जहां पर कथित दुष्कर्म मामले को लेकर बिहार की सियासत उफान पर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि आज बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता ही नहीं सिर्फ सत्ता की परवाह है। तेजस्वी का आरोप है कि पुलिस बेगुनाहों को जेल में पीट रही है और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने दावा किया कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस बयान के बाद साफ है कि मुजफ्फरपुर की ये घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि इसके बहाने बिहार की राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। तो इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर तीखा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा है कि पिछले 15 दिनों में ट्रंप ने 13 ऐसे बयान दिए जिसमें भारत की सामूहिक भावना आहत हुई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि जवाबदेही का विषय है। ऐसे में संसद को बुलाया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो सके। मनोज झा का कहना है कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है और देश के सभी वर्गों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन अब इस मामले को लेकर सरकार से सीधा जवाब मांग रहा है। तो वही इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र पर 16 राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर है। ये कोई सामान्य पत्र नहीं, बल्कि देश की जनता की आवाज है। राउत ने पूछा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है, तो फिर विपक्ष की बार बार की गई मांगों के बावजूद देश में कोई विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या अब हमें विशेष सत्र बुलवाने के लिए ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। संजय राउत का यह बयान विपक्ष के अंदर गहराते असंतोष और सरकार की संवादहीनता पर सीधा सवाल है। इंडिया गठबंधन अब स्पष्ट कर चुका है कि वो सिर्फ चुप बैठने वाला नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष है। अब रुख करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर इस वक्त की बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने विदेश दौरे के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे चारों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बैजयंत पांडा ने कहा कि भारत को अपने इतिहास की सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक अहिंसक राष्ट्र रहा है जिसने दशकों से दुनिया भर के पीड़ितों को शरण दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा का मकसद पहलगाम में हुई आतंकी हिंसा के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देना था और ये संदेश देना था कि पाकिस्तान को अब अपनी आतंक समर्थक नीति छोड़नी होगी। सांसद ने पीएम मोदी की विदेश नीति की भी सराहना की और कहा कि बीते 11 सालों में भारत ने इन मुस्लिम देशों के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और आज भारत को ये संदेश एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं।
तो वहीं मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के थंबल खोंग गांव में हालात चिंताजनक है। लगातार बारिश के चलते यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात है। फिलहाल मौसम विभाग ने बारिश की ओर संकेत दिए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। तो वहीं आपको बताते हुए चले कि महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया गया है। सदाशिव पेठ इलाके में शनिवार शाम लगभग 5:45 पर एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे चाय की दुकान के पास खड़े 12 लोगों को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक नशे की हालत में था। इस हादसे में सभी घायल एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जो रोज की तरह चाय पीने के लिए भावे हाई स्कूल के पास जमा हुए थे। तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने संतुलन खोया और सीधा इन युवाओं को टक्कर मार दी। 4 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और फ्रैक्चर के कारण उन्हें संचेती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी घायलों को योगेश अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। ड्राइवर की पहचान 27 वर्षीय जयराम शिवाजी मोले के रूप में हुई है, जो पुणे के वेवाड़ी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल जांच के लिए पुष्टि बताई जा रही है कि वो हादसे के वक्त नशे में था। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सवाल एक बार फिर वही कि नशे में गाड़ी चलाना आखिर कब रुक पाएगा। चलिए रुक कर लेते हैं बांदा की ओर, जहां पर चिल्ला थाना क्षेत्र में पुलिस को चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा करने में सफलता मिली है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का एक ट्रैक्टर और 6 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बैटरियां, अवैध असला और 10,500 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी आसपास के जिलों में योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों आरोपी चिल्ला थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन्हें माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की अर्जी दी है, ताकि आगे की पूछताछ में और भी खुलासे हो सके। बांदा पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह पर बड़ा प्रहार है, बल्कि बाकी अपराधियों के लिए भी एक सख्त चेतावनी है। जनपद बांदा एसएसआई चिल्ला और उनकी टीम के द्वारा ग्राम डिघवट थाना चिल्ला के रहने वाले 2 अभियुक्त आकाश और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे और निशानदेही से एक चोरी का स्वराज ट्रैक्टर और 6 मोटरसाइकिलें, 3 चोरी की बैटरियां तथा कुछ कैश तथा एक अवैध असला बरामद किया गया है। ये जो पूछताछ में इनके द्वारा चोरी की घटनाएं किया जाना कबूल किया गया है और जो जानकारी मिली है, ये स्वराज ट्रैक्टर जो थाना बरवा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर से चोरी किया गया था। 1 मोटरसाइकिल हमीरपुर की है, 2 थाना ललौली जनपद फतेहपुर की है, 1 थाना तिंदवारी बांदा की है और 1 चित्रकूट करवी से चोरी की गई है। इसके अलावा और भी इनके पास से सामान बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये भी जानकारी मिली कि एक अन्य इनका साथी था विक्रम उर्फ शेरा, जिसे पैलानी पुलिस ने पहले ही जेल भेजा था चोरी के ही आरोप में। ये तीनों लोग मिलकर के चोरी करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कस्बे में भी इनके द्वारा कई चोरी किया जाना बताया गया है, जिनका भी पैसा जो 10,500 रुपये इनके पास से मिला है, वो भी चोरी के सामान बेचने का पैसा है। इससे पूछताछ की जा रही है इनके द्वारा और अन्य कहाँ चोरियाँ की गई उनका भी पता लगाया जा रहा है। आज इनको और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा की तरफ रुख अब, जहां पर निजी अस्पताल में ग्रामीण मरीजों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के तीमारदारों से 15,000 की नकदी लेने के बावजूद मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। निजी अस्पताल में महिला के कोमा में जाते ही मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। साथ ही जिला प्रशासन से प्राइवेट निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही के मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। तो वही अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में आए थे, हमारी बहन को भर्ती किया था हमने। यहाँ पे 30 तारीख को भर्ती किया था।
सुबह 7 बजे और 31 तारीख को इन्होंने 3 बजे रेफ़र कर दिया और इन्होंने बताया भी नहीं है कि तुम्हारा मरीज कोमा में चला गया। और जहाँ सर कुछ नहीं हो रहा था, उसको जब हमने भर्ती किया तो सिर्फ उसके पेट में सूजन थी। पेट की सूजन की वजह से हम यहाँ पे भर्ती किया, इन्होंने इलाज किया, इलाज करते रहे, इन्होंने एक रात इलाज किया, कोई आराम नहीं लगा और सुबह इन्होंने 3 बजे रेफ़र कर दिया। कह रहे बेहोशी हालत में यहाँ पे बाथरूम गई थी, बाथरूम से फिर वो बेहोशी होके आई, फिर इसके बाद बेहोश नहीं खुला उसका। टट्टी पलटी बाई थी उन्हें और फिर हम उधर से लेके आए थे भर्ती कर और ये तहीं देखो आओ तो। और वही सहारनपुर में ईद उल अजहा के मौके पर मशहूर देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा ने एक अहम अपील जारी करते हुए मुसलमानों को कुर्बानी के असल मकसद और उसके आदाब की याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कुर्बानी के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि जानवर की कुर्बानी की जगह कुछ और किया जाए, यानी केक काटे जाए, उन्हें यह समझना चाहिए कि शरीयत में ईद उल अजहा की कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक इबादत है, रस्म नहीं, और अल्लाह की इबादत को अपनी जाति, ख्यालात और सुविधाओं से नहीं तौला जा सकता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग जानवर की कुर्बानी के खिलाफ ज्ञान बांट रहे हैं, उन्हें पहले अपने घर के फ्रिज में झांक कर देखना चाहिए कि उसमें कितना मांस रखा हुआ है। किसी मजहबी अमल पर सवाल उठाने से पहले अपने किरदार और नियत की जांच करनी चाहिए। सरकारी इसहाक गौरा ने दो टूक कहा कि किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक और परंपराओं को निशाना बनाना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में झांकें और दूसरों के धर्म और सम्मान को उसी तरह से निभाएं। ईद उल अदहा यानी बकरा ईद बहुत जल्द हम लोगों के बीच होगी इंशाअल्लाह। इस बकरा ईद पर हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है और एहतियात बरतनी है। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि कोई भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना की जाए। दूसरी और अहम बात यह है कि कुर्बानी के फोटोज, वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड ना किए जाएं। साफ सफाई का ख्याल रखें। हमें याद रखना चाहिए कि कुर्बानी जहां वाजिब है तो साफ सफाई भी रखना वाजिब है, जरूरी है। एक वाजिब के लिए दूसरे वाजिब को नजरअंदाज ना किया जाए। कुर्बानी के बाद जो उसके अवशेष हैं यानी फुजला हैं, उसको नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत की तरफ से मुतय्यन की गई जगह पर ही डलवाएं। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, बकरा मत काटिए बल्कि केक काटिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। तो वहीं रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेमिका से नाराज एक युवक 40 फीट ऊंची एचडी ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ गया। युवक तारों के बेहद करीब जाकर बैठ गया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना उसरैना गांव की बताई जा रही है। तो वही बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जाति छिपाकर शादी करने पर नाराज ससुर और बेटी ने मिलकर दामाद कमल की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी ससुर महिपाल और पत्नी अर्चना को गिरफ्तार कर लिया है। ससुर ने कबूला है कि सामाजिक बदनामी के डर से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अवगत कराना है कि दिनांक 18/10/2024 को कमल पुत्र देड़चल कुमार निवासी काशीराम कॉलोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद की मृत्यु अपने ससुराल धामपुर में हो गई थी। मृतक के पिता द्वारा अपने पुत्र की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने के कारण हत्या का शक जाहिर किया गया था, जिस कारण स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व किया गया था, जिसमें रिपोर्ट प्राप्ति पर विष की पुष्टि हुई थी। इस आधार पर थाना धामपुर पर वादी की तहरीर के अनुसार एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान मृतक की पत्नी तथा मृतक के ससुर महिपाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त महिपाल ने पूछताछ में बताया कि उसकी बेटी का मृतक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, परंतु मृतक ने
उनसे अपनी जाति छुपाई थी। जब उन्हें पता चला कि मृतक अलग जाति का है तो लोक लज्जा के कारण उनके मध्य मनमुटाव की स्थिति। तो वही कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के मायापुरवा गांव में मिट्टी उठाने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के दबंग ने एक दिव्यांग युवक पर सरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उत्तराखंड सीमावर्ती गांवों को लेकर महात्मा विदुर सभागार में अहम बैठक की। इस दौरान 18 सीमावर्ती गांवों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वही अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र के देहराचक गांव में एक किसान के खेत में तेंदुए का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए की गर्दन पर गहरा घाव था और शव से तेज दुर्गंध आ रही थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिरकार क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है।
क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।